Hello everyone, how are you all? I hope you guys are doing well. So guys, welcome back to our channel and start करेंगे अपना आज का सेशन। तो आज के सेशन में हम लोग देखेंगे मिसलेनियस क्वेश्चंस, यानी हर यूनिट से आपके डिफरेंट क्वेश्चंस होंगे यूजीसी नेट जेआरएफ एग्जाम के लिए। तो सेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो वीडियो को विदाउट स्किप के लास्ट तक ज़रूर देखें ताकि आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर मिस ना हो। इसके साथ साथ अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो यूजीसी नेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हम अपनी जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करें तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो चलिए गाइज, विदाउट वेस्टिंग मच मोर टाइम स्टार्ट करेंगे अपना आज का सेशन। सो दिस इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन। When subject and predicate of both the premises are the same but they differ in quality only, it's known as। कभी कभी क्या होता है कि हम अगर किसी भी प्रेमिसेस की बात करें तो उस प्रेमिसेस में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट अगर दोनों ही सेम होते हैं लेकिन उनकी क्वालिटी अलग अलग होती है तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? इसको हम कॉन्ट्राडिक्टरीज कहते हैं, कॉन्ट्रैरीज कहते हैं, सब ऑल्टर्न कहते हैं, सुपर ऑल्टर्न कहते हैं। जब दोनों परिसरों के विषय और विधेय समान हैं लेकिन वे केवल गुणवत्ता में भिन्न हैं, इसे किस रूप में जाना जाता है? विरोधाभास, विपरीत, सवालाटन और सुपर अल्टरनेटिव। तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर जाएगा फॉर दिस क्वेश्चन इज गोइंग विद ऑप्शन नंबर 2, दैट इज कॉन्ट्ररीज, जिसको हिंदी में विरोधाभास कहा जाता है। क्योंकि क्या है, वो वैसे तो सेम है, ठीक है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट किसी भी प्रेमिसेस के सेम है लेकिन क्या है, उनकी क्वालिटी जो है वो अलग अलग है। तो ये क्या है? विरोधाभास है, सॉरी विपरीत है। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इज द रिजल्ट ऑफ द सम ऑफ एन इंटीजर एंड इट्स रेसिप्रोकल। अब यहाँ पर आपको ये फ्रैक्शंस दिए हुए हैं और आपसे बोला है कि इनमें से कौन सा फ्रैक्शन है जो इंटीजर के सम और उसके रेसिप्रोकल के बराबर है। ठीक है, यहाँ पर आपका ऑप्शन है 15/8, 26/5, 36/7 एंड 37/5। आप सॉल्व कीजिए इस क्वेश्चन को, तब तक मैं हिंदी वाला क्वेश्चन रीड करती हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न एक पूर्णांक और उसके व्युत्क्रम के एक का परिणाम है? 15/8, 26/5, 36/7, 37/5। तो यहाँ हमारा जो करेक्ट आंसर जाएगा दैट गोज विद ऑप्शन नंबर सेकेंड। ठीक है, यहाँ पर नंबरिंग गलत हो गई है, 26/5। नेक्स्ट, mass media do not have predetermined functions for everyone and people use them the way they like. This is suggestive of the fact that कि ऑडियंस एक्टिव हैं। कंटेंट जो है वो लिटिल सिग्निफिकेंस का है, कंटेंट लैक्स प्लुरैलिटी, ऑडियंसेस आर होमोजीनियस। जनसंचार माध्यमों में सभी के लिए पूर्व निर्धारित कार्य नहीं होते हैं और लोग उन्हें जिस तरह से पसंद करते हैं उसका उपयोग करते हैं। यह इस तथ्य का सूचक है कि दर्शक सक्रिय हैं, सामग्री का बहुत कम महत्व है, सामग्री में बहुलता का अभाव है या फिर श्रोता सजातीय होते हैं। तो यहाँ हमारा जो करेक्ट आंसर जाएगा दैट गोज विद ऑप्शन नंबर ए कि जो ऑडियंसेस हैं वो कैसे हैं, वो एक्टिव हैं, वो कैसे हैं, वो सक्रिय हैं। ऑडियंस कैसे हैं? एक्टिव और सक्रिय हैं। If propositions all republics are grateful is taken to be true, अगर हम इस proposition को all republic are grateful इस proposition को सही लेते हैं then which of the following proposition can be false। तो अगर ये वाली proposition सही है तो इनमें से कौन सी proposition गलत हो जाएगी? Republics are not grateful, सब republics are not grateful, no republics are grateful या फिर some republics are grateful। तो यहाँ पर हमको
यहाँ से कोड सेलेक्ट करना है, तो उससे पहले हम देखेंगे कि कौन कौन सी गलत हो जाएंगी। तो गलत होने के लिए देखिए बात आई थी कि ऑल रिपब्लिक्स आर ग्रेटफुल, यहाँ कह रहे हैं कि वो ग्रेटफुल है, लेकिन यहाँ बोल दिया कि रिपब्लिक ग्रेटफुल नहीं है, तो ये वाली बात तो गलत हो गई। ये वाली बात अगर सही है तो ये वाली नॉट होने की वजह से गलत हो गई। दूसरा बोला सम रिपब्लिक्स आर नॉट ग्रेटफुल, बात हो रही है सारे ही रिपब्लिक्स ग्रेटफुल हैं, सभी, तो यहाँ पर कुछ नहीं है, इसकी तो कोई सवाल ही नहीं उठता, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट आपका नो रिपब्लिक्स आर ग्रेटफुल, तो यहाँ पर फिर वही बात आ गई कि कोई रिपब्लिक ग्रेटफुल है ही नहीं, फिर गलत हो गया। क्यों नहीं है? क्योंकि ऊपर तो बोला सारे रिपब्लिक ग्रेटफुल हैं, और फिर सम रिपब्लिक्स आर ग्रेटफुल, तो ये चल जाएगा कुछ रिपब्लिक्स जो है वो ग्रेटफुल हैं, क्योंकि सबकी बात हो रही तो उसमें कुछ तो बिल्कुल होंगे ही होंगे। तो यहाँ हमारा जो करेक्ट आंसर जाएगा वो हम मैच करेंगे फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड के साथ, तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। यदि प्रस्ताव सभी गणराज्य आभारी हैं को सत्य माना जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्ताव गलत हो सकता है? तो जैसे अभी बताया कि अगर सभी गणराज्य आभारी हैं तो गणराज्य कृतज्ञ नहीं है, ये वाली बात तो बिल्कुल गलत हो जाएगी। दूसरी तरफ कुछ गणराज्य कृतज्ञ नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा। नहीं वाली बात, क्योंकि एक तरफ कह रहा है कुछ है और सभी हैं, और फिर कुछ तरफ कह रहा है कुछ है कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं है तो ये नहीं होगा, सिर्फ होगा कि कुछ है तो ये चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हमारा जो करेक्ट आंसर जाएगा वो जाएगा आपका फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, ये मेरे को इग्नोर करिए। अब ये देखिए, ये क्वेश्चन एक आपका सॉल्विंग बेस्ड है और ये क्वेश्चन आपको खुद से करना है। संजय सोल्ड एन आर्टिकल एट अ लॉस ऑफ 25%। संजय ने एक आर्टिकल को 25% के लॉस पे क्या करा? बेचा। इफ़ द सेलिंग प्राइस हैड बीन इंक्रीज्ड बाय ₹175, अगर सेलिंग प्राइस जो है वो 175 रुपीज़ के मतलब रुपीज़ से इंक्रीज हो रहा है, तो देयर वुड बी अगेन अ गेन ऑफ 10%, तो यहाँ पर 10% का गेन होगा। तो व्हाट वाज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल? तो आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस क्या होगा? 350, 400, 500 या फिर 750, हिंदी में भी देखेंगे। संजय ने एक वस्तु को 25% की हानि पर बेचा। यदि विक्रय मूल्य में ₹175 हैं तो 10% का लाभ होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या था? तो ₹350, ₹400, ₹500, ₹770। तो इस क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करेंगे तो जो आपका आंसर आएगा इट इज ऑप्शन नंबर 3, दैट इज 500। ठीक है, तो इसका आंसर 500 आएगा। आप सॉल्व करेंगे, देखेंगे आपका आंसर सेम आ रहा है या फिर नहीं, और किस किस का सेम आया वो हमें कमेंट सेक्शन में यस लिख के कमेंट करेंगे। A communication process can be considered complete when, एक कम्युनिकेशन प्रोसेस को कंप्लीट कंसीडर किया जा सकता है कब? जब सेंडर ट्रांसमिट करता है मैसेज को, तब मैसेज एंटर्स द चैनल, जब मैसेज चैनल में एंटर करता है, या फिर द मैसेज लीव्स द चैनल, जब मैसेज चैनल को लीव छोड़ देता है, या फिर द रिसीवर अंडरस्टैंड द मैसेज। तो देखिए एक बात बताइए, हिंदी में भी देख लेते हैं एक बारी। एक संचार प्रक्रिया को कब पूर्ण माना जा सकता है? जब प्रेषक संदेश प्रसारित करता है, संदेश चैनल में प्रवेश करता है, संदेश चैनल छोड़ देता है, या प्राप्तकर्ता संदेश को समझता है। तो एक बात बताइए, मैंने आपको बताया था कि कम्युनिकेशन बेसिकली होता क्या है। तो कम्युनिकेशन जो होता है वो बिटवीन 2 पीपल्स होता है ना, और वो लोग क्या करते हैं, आपस में अपने थॉट्स को शेयर करते हैं, अपने आइडियाज़ को एक्सचेंज करते हैं। तो ये कम्युनिकेशन की प्रोसेस ऐसे होती है। तो कितने लोगों के बीच होती है? बिटवीन 2 और मोर देन 2 होती है। ठीक है, तो आप यहाँ पर ऑप्शंस अगर देखेंगे तो ऑप्शंस में यहाँ पर बोला है कि द सेंडर ट्रांसमिट्स द मैसेज। तो आप मेरे को बताइए, जब जो सेंडर है उसने मैसेज तो ट्रांसमिट कर दिया, लेकिन आप बताइए जब सिर्फ यहाँ पर किसका काम हुआ? सिर्फ सेंडर का काम हुआ, तो क्या ये कम्युनिकेशन की प्रोसेस कंप्लीट हुई? नहीं, क्योंकि मैसेज तो जा रहा है, सेंडर की भी ज़रूरत है, मैसेज की भी ज़रूरत है, चैनल मीडिया की ज़रूरत है जिसके थ्रू वो मैसेज जाएगा, लेकिन रिसीवर की भी ज़रूरत है। तो इसलिए ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर तो सिर्फ बोल दिया मैसेज ट्रांसमिट हो गया, तो नहीं होगा। मैसेज एंटर्स द चैनल, चलिए ठीक है, सेंडर ने मैसेज भेजा, वो चैनल में भी चला गया, पर अगर वो रिसीवर को नहीं मिला तो इसका कोई अर्थ निकला? नहीं। मैसेज अगर चैनल को छोड़ दे रहा है तो यहाँ पर भी नहीं। करेक्ट, जब कम्युनिकेशन की प्रोसेस कंप्लीट जब होगी, जब जो मैसेज आपने भेजा है वो चैनल में एंटर होने के बाद जो है वो रिसीवर उसको समझ सके।
जिस तक आप बात पहुंचाना चाहते हो वो आपकी बात को अगर समझ रहा है तो ही कम्युनिकेशन की प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो रही है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा कि प्राप्तकर्ता संदेश को क्या है, समझता है। आपने संदेश भेजा है तो वो किसी को मिलना चाहिए और जिसको मिल रहा है उसको समझ भी आना चाहिए, तभी आपकी कम्युनिकेशन की प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होती है। नेक्स्ट है, अ कस्टमर राइट्स टू अ बैंक, काइंडली सेंड मी अ स्टेटमेंट ऑफ माई ट्रांजेक्शन्स इन माई सेविंग बैंक अकाउंट ए ड्यूरिंग द लास्ट 3 months। इन टर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन इट विल बी कॉल्ड। अब देखिए, एक कस्टमर है, उसने अपनी बैंक को पत्र लिखा और उन्होंने कहा कि आप मेरे को मेरी जो ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं उन मेरे सेविंग अकाउंट में जो भी ट्रांजेक्शन्स रहे हैं उनका मेरे को आप स्टेटमेंट भेज दीजिए लास्ट 3 months तक का। तो इस तरह के कम्युनिकेशन को क्या कहा जाएगा? इनपुट कहेंगे, मैसेज कहेंगे, आउटपुट कहेंगे या फिर फीडबैक कहेंगे। एक ग्राहक एक बैंक को लिखता है, कृपया मुझे पिछले 3 महीनों के दौरान मेरे बचत खाते ए में हुए लेन देन का विवरण भेजें। तो संचार के संदर्भ में इसे कहा जाएगा, तो इसको क्या कहा जाएगा? इनपुट कहा जाएगा, संदेश कहा जाएगा, आउटपुट कहा जाएगा या प्रतिक्रिया कहा जाएगा। तो यहाँ हमारा जो करेक्ट आंसर जाएगा दैट गोज विथ ऑप्शन नंबर 2 दैट इज मैसेज। ये क्या है? जब वो लिख रहा है तो वो क्या भेज रहा है? वो एक मैसेज भेज रहा है, बैंक उसको समझेगा और उस पर रिस्पॉन्ड करेगा। संदेश। अब ये देखिए, फिर से टाइम वाला क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करना है कि कैसे हुआ। ठीक है, अ ट्रेन लीव्स आगरा, क्योंकि हम लोग ऐसे सॉल्विंग वाले क्वेश्चन काफ़ी कर चुके हैं और इतने नॉलेजेबल आप हो कि अब आप कैलकुलेशन कर सकते हो। ठीक है, बस आपको ये देखना है कि आंसर सही आ रहा है या गलत आ रहा है। तो अ ट्रेन लीव्स आगरा एट 5 AM। एक ट्रेन ने क्या करा, आगरा से वो 5 बजे निकली सुबह में और दिल्ली पहुंचती है सुबह 9 बजे। अनदर ट्रेन ने दिल्ली से 7 बजे निकलती है और आगरा पहुंचती है 10:30 बजे। तो एट व्हाट टाइम डू द टू ट्रेन क्रॉस ईच अदर? तो कौन सा ऐसा वो समय होगा जिस समय पे ये दोनों ट्रेनें एक दूसरे को क्रॉस कर रही होंगी? 6:36 AM, 6:56 AM, 7 AM या फिर 7:56 AM। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आना चाहिए। लेकिन एक बार हिंदी में भी देखेंगे। एक रेलगाड़ी आगरा से प्रातः 5 बजे निकलती है और दिल्ली प्रातः 9 बजे पहुंचती है। एक अन्य ट्रेन सुबह 7 बजे दिल्ली से चलती है और 10:30 बजे आगरा पहुंचती है। तो दोनों ट्रेन एक दूसरे को किस समय पार करती हैं? तो ये पार करती हैं आपकी 7:56 AM। ये पूर्वाहन लिखा है, इसका मीनिंग है AM। ठीक है, तो 7:56 AM पे ये दोनों ट्रेन एक दूसरे को क्या करेंगी? क्रॉस करेंगी। नेक्स्ट है, द प्रोपोजिशन नो रेड इज ब्लैक इज इक्वलेंट टू विच ऑफ द फॉलोइंग। प्रोपोजिशन यहाँ पर बोला है कि कोई भी लाल रंग काला नहीं है। नो रेड इज ब्लैक, तो नो ब्लैक इज रेड, नो रेड आर ब्लैक, सम रेड आर नॉट ब्लैक एंड रेड इज नॉट ब्लैक। तो देखिए, बात आ रही थी किसकी? कि नो रेड इज ब्लैक। तो यहाँ पर जब रेड ब्लैक नहीं होगा तो ब्लैक भी रेड नहीं होगा, है ना। जब लाल रंग काला नहीं है तो काला रंग भी तो लाल नहीं होगा, है ना। तो नो ब्लैक इज रेड, एक ही वाला स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा। बाकी ऑल रेड आर ब्लैक, तो ये तो सही नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पर तो लिखा है नो रेड इज ब्लैक, है ना, और ये कह रहा है कि है, तो इसलिए ये तो गलत है। सम रेड आर नॉट ब्लैक, वहाँ पे तो ऑल की बात आ गई तो ये सम आने से भी नहीं सही होगा, तो ये भी गलत है। यहाँ बोला रेड इज नॉट ब्लैक, तो ये वाली बात भी ठीक है। तो आपका जो यहाँ पर करेक्ट आंसर जाएगा वो स्टेटमेंट फर्स्ट एंड फोर्थ के साथ जाएगा और ये आपका यहाँ पर है। तो यहाँ पर जैसे बोले कि प्रस्ताव में कहा कि कोई लाल काला नहीं है, तो जब लाल काला नहीं है तो काला भी लाल नहीं होगा। ठीक है, सभी लाल काले हैं, ये वाली बात तो गलत हो जाएगी। कुछ लाल काले नहीं है तो ये वाली बात गलत हो जाएगी, और लाल काला नहीं है ये वाली बात सही हो जाएगी। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 10, गिवन below are 2 premises with 4 conclusions drawn from them।
अब देखिए यहाँ पर आपको 2 प्रेमिसेस दिए हैं जिनके 4 कंक्लूजन्स दिए हैं और आपको उनमें से सही कंक्लूजन जो है वो सिलेक्ट करना है जो कि प्रेमिसेस से आ रहा है, मतलब जो भी निष्कर्ष प्रेमिसेस से निकल रहा है उसको आपको सिलेक्ट करना है। प्रेमिसेस, सम बैग्स आर टेबल्स, कुछ बैग्स जो हैं वो क्या हैं, टेबल्स हैं। ऑल बैग्स आर चेयर्स, सारे बैग चेयर्स हैं। ठीक है, तो ये 2 प्रेमिसेस हैं कि कुछ बैग्स टेबल हैं और सारे बैग क्या हैं, चेयर हैं। कुछ बैग टेबल हैं और सारे बैग्स जो हैं वो चेयर हैं। कंक्लूजन आप कैसे निकालेंगे, सम टेबल्स आर चेयर, कुछ टेबल्स चेयर होंगी। नो चेयर इज टेबल, कोई भी चेयर जो है वो टेबल नहीं होगी। या फिर आप कहेंगे कि सम चेयर्स आर बैग्स, कुछ चेयर्स जो होंगी वो बैग्स होंगी, या सम बैग्स आर नॉट टेबल्स। तो यहाँ हमारा जो करेक्ट आंसर जाएगा, देखिए सम टेबल्स आर चेयर्स, बिल्कुल सही बात है। सम चेयर्स आर बैग्स, नो चेयर इज टेबल, तो यहाँ पे बोला कोई चेयर टेबल ही नहीं है, तो ये वाली बात तो गलत है क्योंकि टेबल तो है चेयर। सम चेयर्स आर बैग्स, कुछ चेयर्स बैग्स हैं, ये वाली बात सही है आपकी, और सम बैग्स आर नॉट टेबल, ये वाली बात गलत है। तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ए और सी के साथ जाएगा और ये आपको ऑप्शन नंबर ए में दिखाई देगा। नीचे 2 परिसर दिए गए हैं जिनसे 4 निष्कर्ष निकाले जाते हैं। परिसर में निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष वैध रूप से निकाला जा सकता है। तो प्रेमिसेस में आपको बोला है कुछ बैग टेबल हैं और सभी बैग कुर्सियां हैं, तो यहाँ पर आपका कुछ मेज कुर्सियां हैं, ये वाली बात ठीक हो जाएगी, और कुछ कुर्सियां बैग हैं ये, बाकी ये भी गलत हो जाएगा और 4th स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा। तो आपका जो करेक्ट आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर 1 के साथ जाएगा, ए एंड सी। अगेन दिस क्वेश्चन कम्स फ्रॉम दी आपके लॉजिकल मैथ से आया। देखिए द एवरेज ऑफ 35 रॉ स्कोर इज 80। 35 रॉ स्कोर्स का जो एवरेज है वो कितना है, वो 18 है। आपको याद रखना है 35 रॉ स्कोर्स का एवरेज जो है वो 18 है। जो एवरेज है फर्स्ट 17 ऑफ दैम, इनमें से पहले 17 का जो एवरेज है वो अगर 14 है तो दैट, और जो बाकी के बचे हुए 20 हैं उनका जो है वो बाकी के जो बचे हुए 17 हैं उनका कितना है, उनका 20 है। तो 18 का रॉ स्कोर कितना होगा ये आपको बताना है। फाइंड द 18th रॉ स्कोर। देखो 42, 46, 50 और 56 कैलकुलेशन करेंगे और हमें अपना आंसर कमेंट करेंगे। 35 रॉ स्कोर का औसत 18 है, उनमें से पहले 17 का जो औसत है वो 14 है और अंतिम 17 का जो औसत है वो 20 है। तो 18वां का रॉ स्कोर क्या होगा, तो 18वां का जो रॉ स्कोर होगा मैं आपको आंसर बताती हूँ, ये होगा आपका 52। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला बढ़ेंगे, आइडेंटिफाई द रीजनिंग इन द फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट। अब आपको ये जो आर्ग्यूमेंट दिया है इसमें रीजनिंग को जो है वो आइडेंटिफाई करना है। प्री एक्टिव स्टेज ऑफ क्लासरूम टीचिंग इज इम्पॉर्टेंट जस्ट एज प्री लर्निंग प्रिपरेशन स्टेज ऑफ कम्युनिकेशन। ऑप्शन हैं आपके हाइपोथेटिकल, डिडक्टिव, इंडक्टिव और एनालॉजिकल। निम्नलिखित तर्क में तर्क की पहचान करें। कक्षा शिक्षण का पूर्व सक्रिय चरण संचार के पूर्व शिक्षण तैयारी चरण की तरह ही महत्वपूर्ण है। काल्पनिक, निगमनात्मक, आगमनात्मक और सादृश। तो यहाँ हमारा जो करेक्ट आंसर जाएगा दैट गोज विद ऑप्शन नंबर 4, दैट इज एनालॉजिकल। सादृश्य। क्वेश्चन नंबर 13 है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ कम्युनिकेशन। अगर हम कम्युनिकेशन की बात करें तो यूजुअल सीक्वेंस क्या रहता है, सबसे पहले लैंग्वेज होती है, फिर कम्युनिकेशन होता है, फिर आपकी सोसाइटी होती है और फिर सिविलाइजेशन होता है। या पहले कम्युनिकेशन होता है, फिर सोसाइटी होती है, फिर लैंग्वेज होती है, फिर सिविलाइजेशन होता है। या पहले कम्युनिकेशन होता है, फिर लैंग्वेज होता है, फिर सोसाइटी बनती है और फिर सिविलाइजेशन होता है। या फिर सबसे पहले लैंग्वेज है, फिर सोसाइटी आएगी, फिर कम्युनिकेट करेंगे और फिर सिविलाइजेशन होगा। तो देखिए कम्युनिकेशन की प्रोसेस की अगर हम बात करें तो सीक्वेंस में क्या होगा, कम्युनिकेशन की प्रोसेस है तो सबसे पहले तो कम्युनिकेशन ही आएगा। तो जैसे ही कम्युनिकेशन आएगा, कम्युनिकेशन आप कैसे करोगे, तो उसके लिए आपको लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ेगी।
है ना। विदाउट लैंग्वेज तो आप कम्युनिकेट नहीं कर सकते ना, चाहे वो आप वर्बल लैंग्वेज का यूज़ करें या फिर नॉन वर्बल लैंग्वेज का यूज़ करें। लैंग्वेज आपको यूज़ करनी है, आप उसको रिटन फॉर्म में कीजिए या फिर ओरल फॉर्म में कीजिए। तो कम्युनिकेशन के लिए फिर आपको रिक्वायरमेंट होगी लैंग्वेज की। अब जब आप कम्युनिकेशन करेंगे अपनी लैंग्वेज के थ्रू तो अब बनेंगी आपकी सोसाइटीज़, ठीक है। अलग अलग ग्रुप में आप अपनी लैंग्वेज की बेसिस पे क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो रहे हैं। मतलब देखिए साउथ इंडियन लोग जो हैं वो वहाँ पे कन्नड़ लैंग्वेज बोल रहे हैं, महाराष्ट्रियन जो हैं वो मराठी लैंग्वेज बोल रहे हैं, हम लोग यहाँ पर हिंदी बोल रहे हैं। तो अब इस भाषा के तौर पर बेस पर हमने क्या बना ली, सोसाइटी बना ली। और जब ये सोसाइटी बनी तो क्या बन गया, एक सभ्यता बन गई, सिविलाइजेशन बना। क्लियर। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा 3 करेक्ट। पहले संचार, फिर भाषा और फिर समाज और फिर सभ्यता का जो है वो डेवलपमेंट हुआ। अब देखिए, इफ रीजन इज कोडेड एज 5, अगर रीजन को 5 कोड करा जा रहा है, गवर्नमेंट को 9 कोड किया जा रहा है, तो एक्सीडेंट को हम क्या कोड करेंगे। अब देखिए कैसे इसको 5 कोड किया है। देखिए अगर हम देखें तो रीजन में कितने वर्ड्स हैं, R E A S O N, कितने हो गए, 3 3 6, तो 6 हो गए। अब 6 में से इन्होंने क्या करा, 1 को माइनस किया तो कितने हो गए, 5 हो गए। ऐसे ही अगर हम गवर्नमेंट देखें तो GOVERN, ये कितने हुए, 5। ये कितने हुए, ये भी 6 हुए। फिर MENT, ये कितने हुए, 4। तो ये टोटल कितना हो गया, 10। अब हम 10 में से भी 1 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9। ठीक है। अब हमें ऐसे एक्सीडेंट के लिए बताना, तो एक्सीडेंट में देखेंगे ACCI 4 और DENT कितने हो गए, 8 हो गए। तो यहाँ हमारा जो करेक्ट आंसर जाएगा वो किसके साथ जाएगा, जब हम 8 - 1 करेंगे तो हमारा आंसर होगा 7। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगर रीजन को 5 और गवर्नमेंट को किसी भाषा में 9 कहा जा रहा है तो उसी भाषा में एक्सीडेंट को क्या कहा जाएगा, तो उसी भाषा में एक्सीडेंट के लिए कहा जाएगा 7। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर करेक्ट हो गया। आई होप आपको आंसर क्लियर हुआ होगा। देखेंगे सेशन का लास्ट क्वेश्चन एंड इट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिप्रेजेंट द मेन फंक्शंस ऑफ यूजीसी। अब आपका जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है इसके क्या है, कुछ कार्य होते हैं, कुछ फंक्शंस होते हैं, तो इनमें से कौन सा मेन फंक्शन है, इंस्टीट्यूशन को रिकॉग्नाइजेशन करना या फिर क्वालिटी और स्टैंडर्ड्स का मेंटेनेंस करना, वाइस चांसलर का अपॉइंटमेंट करना, या फिर गिविंग ग्रांट्स टू इंस्टीट्यूशंस या मेकिंग स्टेट गवर्नमेंट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर एजुकेशनल डेवलपमेंट। करेक्ट कोड आपको इनमें से चूज करना है। तो अगर हम बात करें यूजीसी के मेन फंक्शंस की तो भैया बिल्कुल आपको इंस्टीट्यूशन को रिकॉग्नाइज करना है, ये तो इनका मेन फंक्शन है ही। साथ में इनका मेन फंक्शन क्वालिटी और स्टैंडर्ड को भी मेंटेन रखना है। बाकी वाइस चांसलर का अपॉइंटमेंट करना इनका मेन फंक्शन नहीं है, बल्कि इंस्टीट्यूशन को मान्यता देना, ग्रांट देना इनका मेन फंक्शन है। ठीक है। तो यहाँ हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, नंबरिंग गलत हो गई है, 3rd, ये 4th है और फिर ये 5th है। ठीक है, नंबरिंग गलत हो जाती है, 4th और ये 5th। ठीक है, इसको कट कर देंगे आई को। तो यहाँ हमारा जो करेक्ट आंसर जाएगा दैट गोज विद 1st, 2nd एंड 4th। और ये आपको कहाँ दिख रहा है, तो ये दिख रहा है ऑप्शन नंबर 3 में। क्लियर है। सो दैट वॉज आवर सेशन। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। सेशन पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। मिलेंगे हम अपनी नई वीडियो के साथ। टिल दैन टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स, हैव अ नाइस डे। एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। बाकी जो क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करने को कहे थे वो आपका सॉल्व हुआ, आपका आंसर करेक्ट है, ये आप हम कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे।